अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उनके साथ जो वापस आए हैं वो पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हैं। ये 2017 में इसहाक डार साहब पाकिस्तान से गए थे और 2022 में तकरीबन वापस आ रहे हैं। 5 साल में इनको मुख्तलिफ अदालतों ने मफरूर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान वापस नहीं आए। इनको PMLN ने सेनेट की एक सीट भी दी थी, लेकिन उन्होंने उसका भी कभी आज तक ओथ नहीं उठाया और अब कहा जा रहा है कि वो आएंगे, इसका ओथ उठाएंगे और तकरीबन एक हफ्ते में वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल ने रिज़ाइन भी कर दिया, तो ये बड़ा क्लियर है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं। लेकिन आज के ब्लॉग में मैं 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा, 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक मुकाबलेबाजी की जा रही है बिटवीन इसहाक डार एंड मिफ्ता इस्माइल। सबसे पहले ज़रा मिफ्ता इस्माइल के ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि जब अप्रैल 2022 के अंदर मिफ्ता इस्माइल ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर 4 संभाला तो उस वक्त मुल्क के हालात जो थे वो बहुत ख़राब थे और उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी वो पूरी दुनिया में इंक्रीज़ कर रही थी। पेट्रोल की कीमत जो है वो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से पूरी दुनिया में इंक्रीज़ कर रही थी और कहीं कहीं ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इस वजह से उन्होंने मुश्किल डिसीजंस लेना शुरू कर दिए। मुश्किल डिसीजन से मुराद ये है कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं उनकी कीमत भी अपने आप इंक्रीज़ करती गई। उसके बाद वो उन्होंने IMF से डील करनी थी, तो IMF ने जो जो शराइत रखी उन्होंने वो तमाम तर शराइत मानी और किसी तरीके से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। अभी भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया और IMF का जो एक पैकेज था वो भी पाकिस्तान को मिल गया और उन्होंने वो तमाम तर डिसीजन लिए जो अनपॉपुलर थे। और आप ये कह सकते हैं कि जब एक ऐसे डिसीजन लेने के बाद आप आवाम में जाते हैं, एक मैसिव किस्म के क्राउड में जाते हैं, तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि लोग ये बात नहीं समझते होते कि आपने जो भी डिसीजन लिए हैं उनका क्या फ़ायदा पहुँचा है मुल्क को, उसका लॉन्गर टर्म क्या फ़ायदा है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि फिल फॉर हमारे ऊपर किस किस्म की मुश्किलात आई हैं आपके इन डिसीजंस की वजह से। दूसरी तरफ हम ज़रा अब इसहाक डार के ऊपर बात कर लेते हैं। इसहाक डार पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे 2013 से लेकर 2017 तक और इस सब के बीच में मैंने कल भी ये सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कौन सी एक उनकी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने स्टेबल कर दिया हो या डॉलर को स्टेबल कर दिया हो। तो समहाउ डॉलर को तो उन्होंने स्टेबल किया था, लेकिन आज इसके ऊपर मैं काफ़ी तहकीक के बाद ये बात कह सकता हूँ कि उन्होंने डॉलर को किस तरीके से स्टेबल किया था। उन्होंने डॉलर को अपनी जो एक्सचेंज रेट की पॉलिसी थी उसकी वजह से स्टेबल किया था। वो करते क्या थे कि सम हाउ बाहर मार्केट में से डॉलर ले लेते थे। बाज़ाहिर ये लगता था कि आपके मुल्क के मार्केट में डॉलर पड़ा हुआ है जिसको आप आम लफ्ज़ों में एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी भी बोलते हैं और ममनूई इकोनॉमी भी बोलते हैं, लेकिन उसका किसी तरीके से आपके मुल्क को कोई लॉन्गर टर्म में फ़ायदा नहीं हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि 2016 के दिसंबर में आपने IMF का एक प्रोग्राम ख़त्म किया और 2018 के अंदर ये बात बहुत क्लियर थी कि आपको IMF का दूसरा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अब अगर आप किसी स्टेबल तरीके से मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करें तो वो क्या तरीक़ाकार है, वो उसमें आप एक चीज़ करते हैं कि किसी तरीके से आपके मुल्क की जो रेमिटेंसेस हैं यानी कि जो बाहर से पैसे आपके मुल्क में आ रहे हैं वो इंक्रीज़ कर दें, तो आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो सकती है। या आपकी जो भी इम्पोर्ट्स हैं जो आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स हैं आप किसी तरीके से उन एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर दें। आप टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बूम ले आएँ, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम ले आएँ या आप IT सेक्टर में बूम ले आएँ। कोई एक ऐसी चीज़ करें जिसकी वजह से जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दें और समहाउ आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रो करते रहें, जिसके बाद आपकी इंपोर्ट्स डिक्रीज़ कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही होंगी, इंपोर्ट्स कम हो रही होंगी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, मुल्क की इकोनॉमी अपने आप एक तरीके से स्टेबल हो जाएगी। ये वो तरीक़ेकार है जिससे आप कह सकते हैं कि एक लॉन्गर टर्म में मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल होगी। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने किया अपनी एक्सचेंज रेट की पॉलिसी को इस्तेमाल कर डॉलर को मार्केट में रख कर, वो आप कह सकते हैं कि कभी भी लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर सकता था। उसका नतीजा आपने देख लिया कि आपको IMF के पास जाना पड़ा 2018 के अंदर। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो इसहाक डार है वो मिफ्ता इस्माइल से ज़्यादा अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन मैंने अब आपको ये दोनों चीज़ें वाज़ेह कर दी कि कौन ज़्यादा अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर है, अब ये बड़ा क्लियर हो गया। सेकेंडली मैं एक और चीज़ भी आपको अब यहाँ से एक प्रिडिक्शन भी मैं करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत जो है वो गिरना शुरू हो गई है। अभी भी कोई 84 के ऊपर आज रात को $84 पर बैरल पर तेल बंद हुआ है और ये कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें और भी गिरेंगी और हो सकता है ये 50 और $45 पर बैरल के करीब आ जाए। अगर ऐसा होगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान में भी अपने आप तेल सस्ता हो जाएगा। जब तेल सस्ता होगा तो जितनी भी आपको चीज़ें रोज़मर्रा आप इस्तेमाल करते हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हैं उसका क्रेडिट जो है वो इसहाक डार साहब को मिल जाएगा कि ये वो आए हैं और ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ। लेकिन ये हकीकत में
ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता चुका हूँ वो क्यों नहीं है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट पर भी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी पब्लिक में पोजीशन क्या होती है और उनकी प्राइवेट में पोजीशन क्या होती है। जब भी वो कोई प्राइवेट टॉक्स कर रहे होते हैं तो उनकी पोजीशन मुख्तलिफ होती है, और जब वो पब्लिकली कोई बात कर रहे होते हैं तो उसमें उनकी पोजीशन मुख्तलिफ होती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मरीम नवाज़ की। उन्होंने अब से चंद दिनों पहले जब उनकी एक ऑडियो लीक हुई, उस ऑडियो में आप बड़ा क्लियरली सुन सकते हैं जब वो शहबाज शरीफ साहब को कह रही हैं कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं क्योंकि वो हमें बढ़ानी पड़ेंगी, जो भी उसके रीज़न हैं। लेकिन आपने ये देखा कि जब वो पब्लिकली इस पर बात करती हैं तो वो ट्वीट्स भी करती हैं, वो ये भी शो करती हैं कि मैं मीटिंग छोड़ के आ गई हूँ, और जो उनके वालिद साहब हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी इस चीज़ पर बहुत नाराज़ हैं, और वो सारे के सारे मिफ्ता इस्माइल से सिर्फ इसी बात पर नाराज़ हैं कि वो जो भी जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वो कीमत बढ़ा रहे, इस वजह से जी हमारे ख़ानदान में लोग नाराज़ हैं। बज़ाहिर आपको ये लगता है कि ये जितने भी लीडर्स हैं वो हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं, लेकिन इस चीज़ से, इस कॉल के बाद एक चीज़ बड़ी क्लियरली साबित हो गई कि ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। अब मैं इस ब्लॉग में वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि असल में वो आपको क्या बनाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगा, वो ये है कि कल हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब लंदन के अंदर किसी एक स्ट्रीट पर या कहीं पे वॉक करती हुई नज़र आई, और उनके करीब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो वहाँ पे खड़े हो गए, जुमले कसने लग गए, मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे जुमले कसने लग गए, नारे लगाने लग गए, और उनको समहाउ हरास करने लग गए। मुझे लगता है कि इस किस्म की कोई चीज़ भी अगर की जाती है किसी भी पार्टी के सपोर्टर्स के तरफ से, मुझे ये नहीं पता वो पीटीआई के सपोर्टर्स थे या नहीं थे, लेकिन इस तरह की किसी भी चीज़ को कंडेम करना चाहिए हाईएस्ट लेवल तक। इमरान खान साहब को खुद इस बात को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई जाहिलों वाली हरकत है, ये इंतहाई एक स्टूपिड किस्म की हरकत है। और अगर आप कभी हरासमेंट की एक सिंपल सी भी डेफिनेशन पढ़ें तो ये जो कल हरकत हुई वो प्रॉपर किस्म की एक हरासमेंट थी जो उनके साथ की गई है, जिसको आप किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, आप बेशक किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो। बहरहाल ये वो तमाम तर बातें थी जो आज मैं करना चाह रहा था। आज बहरहाल इसहाक डार साहब वापस पाकिस्तान आ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करेंगे। बहरहाल आइंदा जो भी खबरें होंगी मैं उसके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।